जय हिंद दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे एक अच्छी सी कोट के साथ। जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। तो अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है एग्जाम को लेकर कि पता नहीं एग्जाम निकलेगा कि नहीं, और ज़्यादातर लोगों में आ ही रही है क्योंकि ये प्री पास में है और सुबह उठते ही ये लगता है कि पढ़ रहे हैं, पता नहीं पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जाम निकलेगा कि नहीं। तो जब भी सुबह उठे ना सोकर, तो एक पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में बिल्कुल जैसे ही आंखें खुले वैसे ही ले आया करिए। उससे क्या होगा कि पूरे दिन को एक ड्रिवन फोर्स मिल जाएगा और पूरे दिन उत्साह से भरपूर होगा। और इसके लिए करना क्या है, अगर आपको अपना दिन अच्छा बनाना है, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात में सोने से पहले एक अगले दिन का शेड्यूल तैयार कर लीजिए कि आज हम जैसे रात में सोने जा रहे हैं तो कल हमको उठ के क्या क्या करना है। तो एक टू डू लिस्ट बना के सोइए। इससे होगा क्या, सुबह उठते ही आपके दिमाग में काम रहेंगे कि अच्छा आज तो हमको ये करना है, ये करना है। तो नेगेटिव थॉट अपने ही आप चली जाएंगी। और इसके अलावा क्या करना है, नींद अच्छी तरह से लेनी है क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। खूब अच्छी तरह से खुश रहना है, नेगेटिव थॉट्स को जितना भी हो सके अवॉइड करिए। अच्छा खाना खाइए, खूब सारा पानी पीजिए और अच्छी तरह से दिल खोल के हंसिए। ठीक है, जितना पॉजिटिव रहेंगे पढ़ाई का आउटपुट उतना ही बढ़िया आएगा। चलिए, आज के बायोलॉजी के लेक्चर 2 में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वर्गीकी, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी होता क्या है? वर्गीकी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, या आप वर्गीकरण जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, चीजों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। अच्छा, बायोलॉजी में वर्गीकी का क्या रोल है? तो देखिए, 1500 से पहले पहले जब साइंस इतना प्रचलन में नहीं था, तब क्या हुआ था कि सभी चीजों को मतलब ऐसे ही जैसे बिखरी जैसी पड़ी थी कि पेड़ हैं पता है, जंतु हैं पता है, लेकिन उनका कोई स्ट्रीम लाइनिंग नहीं थी। ठीक है, तो वर्गीकी के लिए क्या किया गया कि पहले देख लेते कि वर्गीकी होता क्या है। वस्तु का वर्गीकरण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1735 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो आप नाम अच्छी तरह से याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस को क्या बोला जाता है? वर्गीकरण का पिता या वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने करा क्या, इन्होंने 1735 में एक बुक निकाली और जिसका नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरा। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इस बुक में उन्होंने चीजों को, जो भी जीवित जंतु थे या पेड़ पौधे थे, उनको एक वर्गीकृत करने की कोशिश करी। ठीक है, तो यहाँ से हुई वर्गीकी की शुरुआत, टैक्सोनॉमी की शुरुआत कहाँ से? 1735 में कैरोलस लिनियस, और बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरा था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब शॉर्टिंग। ये देखिए आप पिक्चर में देख रखे हैं ना, सारी चीजें हैं पर उनको लाइन से एक शॉर्ट करके मतलब समूह में विभाजित करना वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, अब वर्गीकरण कैसे किया जाए? तो इन्होंने, कैरोलस लिनियस जी ने जो सजेशन दिया वर्गीकी का, वही हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, नामकरण का। इन्होंने क्या बोला कि हर चीज को हम 2 शब्द का नाम देंगे और वो 2 शब्द का नाम होगा लैटिन भाषा का। ठीक है, तो हम लैटिन भाषा के 2 शब्द ले लेंगे पहले। तो उसमें से जो 2 शब्द होंगे, पहला शब्द तो होगा वंश यानी कि जीनस, और दूसरा होगा जाति का यानी कि स्पीसीज। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे आम को क्या बोलते हैं? आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगीफेरा तो है वंश और इंडिका क्या है? इंडिका है जाति। ठीक है, तो इस तरह से मैंगीफेरा इंडिका बन गया। इसी तरह से होमोसेपियंस बन गया। ठीक है, तो होमोसेपियंस का क्या है? होमो तो हो गया वंश और सेपियंस क्या हो गया? उसकी जाति। क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने नामकरण की प्रक्रिया शुरू करी चीजों के। अच्छा, इन्होंने तो क्या करा था, अब इन्होंने जो नामकरण किए, इन्होंने जितनी भी चीजें हैं दुनिया की, पेड़ और जानवर, तो इनको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो पादप और दूसरा जंतु जगत। ठीक है, एक तो एनिमल किंगडम की एक तरफ एनिमल हो गए और एक तरफ पेड़ हो गए, तो 2 ग्रुप बना दिए इन्होंने। ठीक है, पर समस्या कहाँ आई? समस्या आई यूग्लेना को लेकर। यूग्लेना या आप जिसे शैवाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यूग्लेना जो था, अब ये आया कि जो काई लगी हुई देखी होगी ना आपने, पानी के ऊपर जो हरे हरे रंग की काई लगी रहती है,
तो उनको किस में रखा जाए, ना तो वो जीवित जंतु हैं और ना ही वो पेड़ हैं, क्योंकि है ना, तो इसलिए फिर से ये समस्या शुरू हुई। तो समस्या तो काफी दिन चलती रही, कई सौ सालों तक, और इस समस्या का हल कब हुआ, इसका हुआ 1969 में, ठीक है। 1969 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर.एच. विटेकर, याद रखिएगा, ठीक है, आर.एच. विटेकर। इन्होंने क्या किया, कैरोलस लिनियस जी ने तो 2 समूहों में विभाजित किया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 समूहों में विभाजित किया। और आज भी वर्गीकरण की जो बायोलॉजी में प्रक्रिया चल रही है वो भी आर.एच. विटेकर द्वारा दिए गए वर्गीकरण पे ही चल रही है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो देखिए इन्होंने भी क्या करा, पहला तो जंतु जगत हो गया, ठीक है, और पादप जगत, जैसे कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। पर इन्होंने 3 नई श्रेणियां और इंट्रोड्यूस करी। वो क्या क्या, एक तो हुआ प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। अच्छा, जंतु जगत में क्या क्या थे, सभी बहुकोशिकीय जंतु थे, ठीक है, सभी बहुकोशिकीय। उसके बाद बहुकोशिकीय मतलब कई कोशिकाओं वाले, जैसे मानव हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, टाइगर हो गया, मंकी हो गया, इस तरह के क्या है, बहुकोशिकीय। फिर पादप जगत, सभी बहुकोशिकीय जीव पौधे, प्लांट्स के लिए, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स के लिए। थर्ड पे आया प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या लिया, युग्लिना एवं जलीय जंतु को, एक्वाटिक एनिमल्स को शामिल किया गया, तो ये तीसरा बन गया प्रोटिस्टा, ठीक है। चौथा मोनेरा। अब देखिए यूपी पीसीएस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, उनके लिए मोनेरा जगत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इससे, वैसे तो सभी से आए हैं, हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में, पर मोनेरा से काफी सारी बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया, और 5वां आता है कवक जगत। कवक मतलब फंगी या यीस्ट, ठीक है, तो यीस्ट और मशरूम जो होते हैं वो कवक जगत में आते हैं, ठीक है। तो 5 के नाम आप याद कर लीजिएगा। इसमें मैंने देखिए आज के लेक्चर में ना बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कम से कम 10 लेक्चर में खत्म होने वाला टॉपिक है, पर मैंने उसे बहुत ही शॉर्ट करके बहुत ही इफेक्टिवली जो क्वेश्चन आए हुए हैं पीसीएस प्रीवियस ईयर में उनसे रिलेटेड थ्योरी ली है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये मानिए कि ये वाला जो आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा इसका पीपीटी का ऑलरेडी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार मल्टीपल रिवीजन कर लीजिएगा और वर्गीकी आपकी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। चलिए तो फर्स्ट इसमें देख लेते हैं मोनेरा जगत, ठीक है। मोनेरा में कौन कौन से आते थे, बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया आती थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, तो देखिए जब भी बैक्टीरिया की बात आती है, ये तो आपको पता ही है कि उसे किससे, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बैक्टीरिया को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो आपने कभी भी जो क्या बोलते हैं टूथपेस्ट का ऐड आता है ना, तो टूथपेस्ट में क्या होते हैं, वो लेंस लेके हमेशा देख रहे होते हैं साइंटिस्ट, तो वो लेंस से भी दिखाई नहीं देते, कुछ बैक्टीरिया दिखाई दे जाते हैं, पर ज्यादातर के लिए क्या करना पड़ता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप माइक्रोस्कोप का फोटो देख रहे होंगे, तो बैक्टीरिया को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, खुर्दबीन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया का सैंपल लिया जाता है, कांच की शीट होती है, उसे यहाँ पे रख दिया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप के लेंसेज से देखा जाता है, तो वो जूम करके दिखा देता है, ठीक है। और इस तरह से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है कुछ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, किससे देखा जा सकता है, कंपाउंड दूरबीन द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपनी बुक को साइड में रख लें और पैरेलली करें। वैसे इतना कोई रॉकेट मतलब बहुत ही हाई फाई हिंदी भी नहीं होती है, अगर आप इंग्लिश वर्जन नहीं भी देखेंगे तो ये सिर्फ एमसीक्यू है, प्री में तो एमसीक्यू ही आते हैं, थ्योरी तो आती नहीं है। तो आप इस तरह से हिंदी पीडीएफ से भी आराम से एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर है क्वेश्चन, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये है कथन, और कारण है इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए पेड़ तो हरित लवक से अपना क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण जब होता है उनका, तो हरित लवक उनकी सहायता करता है, ठीक है। पर जीवाणुओं में ऐसा जरूरी नहीं है कि हरित लवक हो तभी वो अपने भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। कुछ करते हैं पर सभी नहीं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट उनको चाहिए ही चाहिए जीवाणुओं को, याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। रीजन तो सही है, जीवाणु 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं परपोषी और एक होते हैं स्वपोषी, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं
वो होते हैं स्वपोषी, और जो दूसरों की हेल्प लेते हैं तो परपोषी होते हैं। ठीक है, तो जो स्वपोषी होते हैं उनमें भी जरूरी नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट हो तभी वो अपना भोजन बनाए। ठीक है, उनमें क्लोरोप्लास्ट जैसे ही एक जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, रंग द्रव्य होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। फिर क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है? ये जीवित या मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति या जानवर की सीमा रेखा पर, ये फूल देने वाले या फूल ना देने वाली, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा कि उनकी अलग ही किंगडम है, वो किसी के बॉर्डर पे नहीं होते, वो मोनेरा किंगडम का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ना तो वो किसी के बीच की कड़ी होते हैं, ना ही कुछ, उनका सेपरेट एक किंगडम बना हुआ है। ठीक है, अपना अलग जगत है। तो कौन सा किंगडम है ये? मोनेरा किंगडम। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दो चीजें आती हैं, याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं फिश क्या होती है। ठीक है, तो फिश क्या होती है? फिश जलीय कशेरुकी प्राणी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कशेरुकी है, और जिनमें गलफड़े तो होते हैं लेकिन उंगलियां या पैर की उंगलियां नहीं होती। ठीक है, तो ये आप फोटो देख रहे होंगे पार्ट्स ऑफ का। ठीक है, तो ये फिन हो गए, इसके पंख हो गए, गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं इनके। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, पैर नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे सभी जीव जिनमें पैर नहीं हो, फिन्स हो, ठीक है, और क्या बोलते हैं, गिल्स हो, वो क्या होंगे? फिश होंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, हम वेल को भी मछली बोलते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक उसमें देखा जाए परिप्रेक्ष्य में कि वैज्ञानिक परिदृश्य में वेल मछली नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेल मछली नहीं है। वेल को किस कैटेगरी में रखा गया है? मैमल की कैटेगरी में, वो भी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ब्लू वेल के दांत नहीं होते। वेल भी कई तरह की होती हैं, उसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? एक्वाटिक एनिमल ब्लू वेल है, सभी जानते हैं। पर ये याद रखिएगा कि सभी तरह के वेल में दांत नहीं होते। ठीक है, सबसे ब्लू वेल में और स्पेशली ब्लू वेल में दांत नहीं होते। तो ये आप देख रहे होंगे, दुनिया के सबसे बड़े जानवर ब्लू वेल के पास एक भी दांत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ सब कैटेगरीज हैं कि फिश को फर्दर किस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिश भी कई तरह की होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि फिन फिश मतलब जिनके पंख होते हैं। ठीक, तो फिन फिश को फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में, ठीक है, जो समुद्र में पाई जाएंगी या जो नदियों और तालाबों में पाई जाएंगी, तो दो तरह से इनको भी फर्दर डिवाइड। ठीक है, लीन फैटी है, इतना डिटेल भी जरूरत नहीं है। और शेल फिश में क्या हो गया? मोलस्क हो गए। मोलस्क मतलब जिन पे कवच होता है, हार्ड कवच होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस हो गया। ठीक है, या पर्ल ऑयस्टर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, मोलस्क के अंतर्गत आते हैं। और क्रस्टाशियन, ठीक है, तो जब किसी के इतने प्रोमिनेंट फिन्स नहीं होते तो उनको किसमें? शेलफिश की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और अगर उनके फिन्स हैं, अच्छे खासे पंख है, तो फिन फिश की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पक्षी या बर्ड्स की, कि पक्षी किसको बोलते हैं? फिश तो हमने देख लिया, फिश में क्या होगा? फिन होंगे और गिल्स होंगे। ठीक है, पक्षी क्या होते हैं? पक्षी होते हैं जिनका शरीर पंखों से ढका होता है और अग्रपद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो दो चीज याद रखिएगा, शरीर पंखों से ढका होना चाहिए, अग्रपद पंखों में परिवर्तित, शल्कदार पैर, चोंच होती है, कोई दांत नहीं होता, और ये कठोर कवच वाले अंडे में बच्चों को जन्म देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पक्षी होते हैं वो कठोर कवच वाले अंडे के अंदर बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो कबूतर हो, चिड़िया हो, कोई भी आप देखिएगा तो वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्तनधारी या मैमल। ठीक है, तो मैमल्स क्या क्या होते हैं? तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है मैमल के। ठीक है, व्हेल है, लॉयन है, जेब्रा है, हिप्पो है, ठीक है, और रैट है, एलिफेंट है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? मैमल्स के। मैमल्स क्या करते हैं? हवा में सांस लेते हैं। ठीक है, हवा में सांस लेते हैं, रीढ़ होती है उनकी, मेन चीज। ठीक है, उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और उसके जीवन के दौरान किसी समय उसके बाल उगते हैं। ठीक है, बाल उगते हैं, तो एक तो रीढ़ हो गई, एक बाल हो गए। उसके अलावा मादा स्तनधारियों में ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो दूध का उत्पादन कर सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों को दूध भी स्तनपान कराती हैं। ये स्तनधारी सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान होते हैं, और इसमें बिल्लियों से लेकर मनुष्यों और व्हेल तक कई जानवर शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, रीढ़ होती है, बाल होते हैं, ठीक है,
और क्या होता है कि वो मिल्क फीड कराती हैं अपने बेबीज को, जो फीमेल होती हैं, फीमेल मैमल्स होती हैं, ठीक है। तो 3 चीजें आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन सी मछली है? तो 4 चीजें दे रखी है। समुद्री खीरा, ठीक है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट फोटो जो देख रहे होंगे ये समुद्री खीरे का फोटो है। जैसे खीरा होता है ना, लंबा लंबा सा उसी शेप का ही दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सी कम्बर बोलते हैं। तो देख रहे होंगे कि ये मछली जैसी तो लग नहीं रही, फिन्स तो इसके है नहीं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो कटी हो गया। उसके बाद समुद्री गाय, ये होती है समुद्री गाय, तो इसके भी देख रहे होंगे तो एनिमल की तरह ही लग रही है बिल्कुल, तो ये भी नहीं है, ठीक है। मछली में हमने क्या देखा? फिन्स होने चाहिए और गिल्स होने चाहिए, ठीक है। और ये टाइगर, ठीक है। तो समुद्री बाघ, ये समुद्री बाघ है, तो इसके भी नहीं है, ठीक है। तो बाघ। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया में तैरने वाले बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर तैरने वाले बाघ मिलते हैं, बताइए। अच्छा, और होता कौन सा है इसमें से? कौन सी मछली है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। तो आप ये समुद्री घोड़े का फोटो देख रहे होंगे, ठीक है। इसका शेप कैसे हॉर्स की तरह लगता है ना, मतलब इसका जो मुंह है, तो इसलिए इसके क्या नाम दे दिया? समुद्री घोड़ा बोल दिया इसको। चलिए, निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो अभी मैंने बताया 2 तरह की व्हेल होती है, तो दांत और बिना दांत। तो जो दांत वाली में वो सबसे बड़ी है स्पर्म व्हेल, याद रखिएगा। ब्लू व्हेल तो है ही नहीं और बाकी की 2 भी नहीं है, ठीक है। तो स्पर्म व्हेल जो होती है वो दांत वाली व्हेलों में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? कौन सा पक्षी वर्ग में? तो पक्षी के लिए क्या चाहिए? अंडे देने चाहिए उसको, फिन्स होने चाहिए, सॉरी फेदर होने चाहिए, पंख होने चाहिए उसके, ठीक है। तो क्या है ये? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो इसमें से कौवा, चील और तोता तीनों अंडे देते हैं, पर चमगादड़ नहीं देता। चमगादड़ क्या है? बर्ड नहीं है बल्कि मैमल है, ठीक है। तो ये तीनों गलत हो गए। क्या हो गया? मैमल है जो कि उड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर है, इसकी उंगलियां क्या हुई हैं? इसकी उंगलियां पंखों में परिवर्तित हो गई, जैसे हमारी उंगलियां होती है ना मैमल्स। हम मनुष्य भी तो एक तरह का मैमल है, एक तरह का क्या मैमल है। तो उसकी इस तरह से फिंगर्स होती है ना, तो इसके फिंगर्स के बीच बीच में जो है वो फिन जैसे आ गए हैं, पर ये एक्चुअल में बर्ड नहीं है, ठीक है। इसे वो मत करिएगा, ये मैमल है। फिर क्वेश्चन है, अच्छा आप देखिए, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना 6 और 7, ये दोनों मैमल के क्वेश्चन है, ठीक है। मैमल के, लेकिन मैमल में जो एक्सेप्शन होते हैं, मैमल में भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। अपवाद जो हैं उन दोनों के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहला वाला क्या था अपवाद? कि जो मैमल जो उड़ सकता है वो चमगादड़ होता है। अब दूसरा मैमल जो अंडे दे सकता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो कौन सा है वो मैमल? उसका नाम भी याद रखिएगा, एकिडना, ठीक है। उड़ने वाला मैमल बैट, चमगादड़, और अंडे देने वाला मैमल एकिडना, ठीक है। तो ये एकिडना का फोटो आप देख रहे होंगे, साइड में एकिडना का फोटो है। तो ये याद करने वाली चीज है, याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है हिरन क्या होते हैं, ठीक है। हिरन क्या होते हैं? हिरन के देखिए 2-3 चीजें होती हैं। एक तो खुर होते हैं, खुर वाले जुगाली करने वाले, ठीक है। एक तो खुर मतलब ये जो पैर के नीचे होते हैं ना, टाइट से हार्ड से, जो जैसे आपने गायों के भी देखे होंगे, ठीक है। तो खुर वाले जुगाली करने वाले, प्रत्येक पैर पर 2 बड़े और 2 छोटे खुरों के लिए उल्लेखनीय है, ठीक है। तो 2 बड़े और 2 छोटे खुर होते हैं। अधिकांश प्रजातियों में नरों और प्रजाति की मादाओं में सींग होने के लिए भी उल्लेखनीय है। तो एक तो सींग, अच्छा इनके सींग जो होते हैं ना हिरन के, वो 1 टाइम सींग होते हैं, वो बार बार गिरते नहीं है, नए सींग नहीं आते रहते हैं, ठीक है। तो लाइफ टाइम वाले सींग होते हैं इनके, खुर होते हैं, जुगाली करते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीजें आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आया है, मानव सदृशतम लघुतम कपी कौन है? मतलब स्मॉलेस्ट मंकी कौन सा है जो कि मनुष्य की तरह दिखता है, ह्यूमन की तरह दिखने वाला? तो कौन सा है ये है गिबन, ठीक है। ये नाम याद रख लीजिएगा। ये देखिए फोटो देख रहे होंगे, ये गिबन का फोटो है, ठीक है। तो एकदम जैसे मनुष्य चलते हैं ना उस तरह से ही चल रहा है। फिर है नीलगाय निम्न कुल में आती है। कौन से कुल में आती है? बकरी, हिरन, गाय, भेड़। तो नाम तो इसका नील गाय है, पर ये होती हिरन के कुल में है, ठीक है। जो साइंटिस्ट ने इसको रखा है वो हिरन के कुल में रखा है, ना कि गाय के कुल में, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये देखिए इसके भी सींग जैसे होते हैं, ठीक है, और इसके खुर भी होते हैं, ठीक। तो दोनों ही चीजें होती हैं नील गाय के। फिर है निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए गए जाते हैं, ठीक है।
तो किस में खुर नहीं पाए जाते हैं? ये नहीं पाए जाते गीदड़ में। गीदड़ के कैसे पैर होते हैं? जैसे कुत्ते या बिल्ली के पैर होते हैं, पॉ होता है इसका, ठीक है। तो आप ये फोटो देख रहे होंगे, तो इसमें खुर नहीं है, ठीक है। बाकी हिरण में, अच्छा इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। घोड़े में पता है, जेब्रा में भी पता है कि इसमें तो पक्का ही है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, और हिरण में भी होते ही हैं, ठीक है। तो गीदड़ ऑटोमेटिकली आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है मोलस्क, ठीक है, टॉपिक है सॉरी मोलस्क। मोलस्क क्या होते हैं? मोलस्क समुद्री जीव होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है? कोमल और अखंड शरीर के जंतु जो सामान्यतः कठोर आवरण युक्त कोश में रहते हैं, ठीक है। तो इनकी हार्ड कवरिंग रहती है, जैसे कि सीप हो गए, ठीक है, या फोटो देख रहे होंगे शंख वाला जो एनिमल है, ठीक है, ये स्नेल हो गया, ठीक है, और ये हो गए क्लैम्स हो गए। तो ये सब क्या है? मोलस्क में आते हैं। ऑक्टोपस है, स्क्विड है, ठीक है। 2-3 चीजें आप स्पेशली याद रखिएगा, एक तो ऑक्टोपस, स्क्विड, ठीक है, स्नेल और क्लैम्स, ठीक है, 4 चीज। तो ये सभी किस में आते हैं? मोलस्क फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो अभी हम सब पढ़ रहे हैं, पक्षी, मोलस्क, और पहले क्या पढ़ा था? पक्षी, मोलस्क, हिरण वगैरह, ये हम किस में पढ़ रहे हैं? जंतु जगत के अंतर्गत, ठीक है। जो 5 कैटेगरी बनी थी उसमें से जंतु जगत के अंतर्गत बहुकशेरुकी में, ठीक है। तो ये देखिए, फिर है क्वेश्चन है ऑक्टोपस एक संधिपद है, शूलचर्मी है, होमोडर्मी, मृदुकवची या मोलस्क है। तो ऑक्टोपस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा मोलस्क कैटेगरी में, मोलस्क फैमिली के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीजें हैं। बायोलॉजी ज्यादातर याद करने पे ही बेसिस होती है, ठीक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो होता नहीं है, मतलब क्योंकि अब नाम थे, सारे समूह थे, तो उनको कैटेगराइज करके डाल दिया गया है, तो वो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में। और वो उसके लिए हमारा बेसिस क्या है? जो नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिस यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में, हम उन्हीं को ही, उनका ही थ्योरी मतलब पढ़ लें और उनके क्वेश्चंस को लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि आप देखेंगे कि रिपीटेडली ना एक ही ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ठीक है। तो जो मोलस्क होते हैं वो भी अकशेरुकी होते हैं, स्नेल हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस या ये सीप हो गई, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन होता है? स्क्विड होता है। तो जो हमने चार्ट देखा था ना, इसमें ऑक्टोपस भी था और स्क्विड भी था, तो अकशेरुकी स्क्विड है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाला। तो इसी का फोटो आप देख रहे होंगे कि ये लेकर खड़े हैं, और देखिए कितना बड़ा, इनकी हाइट से भी ज्यादा, करीब 7 फीट हाइट का तो यही है, और इससे भी बड़े बड़े स्क्विड होते हैं, ठीक। चलिए, फिर आते हैं कीट, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? अब हमें लग रहा होगा सभी इंसेक्ट्स है, मकड़ी भी इंसेक्ट है, और कॉकरोच भी इंसेक्ट होता है, और अर्थवर्म भी इंसेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो साइंटिस्ट जिसको इंसेक्ट मानते हैं उसके लिए कुछ 2-3 कंडीशन है, ठीक है। हर ग्रुप के लिए 2-3 कंडीशन है, हर फैमिली के लिए, चाहे हिरन हो, बर्ड हो, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, उसके 3 जोड़ी पैर होने चाहिए, 3 पेयर्स ऑफ लेग होनी चाहिए, तभी वो क्या इंसेक्ट की फैमिली को बिलोंग करेगा, ठीक है, जो भी जीव है। तो कीड़ा 6 टांगों और 2 डैने वाला, तो क्या होना चाहिए? एक तो 6 टांग और 2 डैने, मतलब डंक जो उसके होते हैं ना, वो लघु जीव जिसका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, ये भी याद है, 3 भागों में विभक्त होता है, ठीक है। और कौन कौन होती हैं ऐसी? चींटियां, मक्खियां, भृंग, तितलियां और मच्छर, ये सभी कीट होते हैं, ठीक है, सभी कीट की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अब आता है कि जो, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है, ठीक है। तो इसमें खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर कीट है, पर मकड़ी के 3 जोड़े पैर नहीं होते, 4 जोड़े पैर होते, इसलिए इसे कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, मकड़ी, ठीक है। बाकी सभी के 3-3 पैर होते हैं। तो ये देखिए, फोटो देख रहे होंगे आप, स्पाइडर मकड़ी मतलब स्पाइडर, तो इसका फोटो लगाया और इसके कितने 8 पैर हैं, ठीक है, तो 4 पैर हैं, इसलिए इसे कीट की श्रेणी में नहीं रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो याद रखने वाली चीज है वो है कि सभी जीवों का ब्लड लाल नहीं होता, ठीक है, ह्यूमन का होता है रेड, पर कई ऐसे भी जीव हैं जिनका ब्लड लाल नहीं होता। तो क्या होता है? किसका किसका कैसा होता है, देख लेते हैं। नीला, नीला रंग, नीला ब्लड किसका किसका होता है? एक तो होता है ऑक्टोपस का, ठीक है, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ठीक है,
और हॉर्सशू क्रैब, ठीक है, केकड़े का, और स्पाइडर, मकड़ी का, ठीक है। तो ये हो गए ब्लू ब्लड वाले, ठीक है। फिर पर्पल ब्लड वाले, पर्पल ब्लड के कौन से होते हैं? ब्रैक्लोपोड और पीनट वॉर्म, ठीक है, ये होते हैं। फिर ग्रीन ब्लड वाले भी होते हैं, पता है, बिल्वर्डिन, ठीक है, स्किंक, ठीक है, और टोबैको हॉर्नवॉर्म, लीच, लीच जो होती है ना, चिपक जाती, पानी में देखी होगी लीच चिपक गई, उसका हरे रंग का ब्लड होता है। सफेद वाले कौन से होते हैं? कॉकरोच, ठीक है। और क्लियर वाला कौन सा होता है? ऑसिलेटेड आइस फिश, ठीक है। तो बर्फ क्रिस्टल क्लियर होती है ना, उससे याद रखिएगा कि आइस फिश भी जो होती है उसका ब्लड क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और येलो ब्लड वाले कौन से होते हैं? तो बीटल और सी ककम्बर, ठीक है, समुद्री खीरा जो हमने ऊपर भी देखा था ना, उसका ब्लड कैसा होता है? येलो होता है। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन है एक्चुअली, ये जो अपवाद होते हैं वो क्वेश्चन के लिए जरूरी हो जाते हैं। चलिए, निम्न में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? किसका सफेद होता है? अभी हमने देखा एक ही होता है, कॉकरोच का, ठीक है। तो तिलचट्टे का होता है कॉकरोच। उसके बाद क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो मकड़ियों द्वारा क्या? टसर, मूंगा, गोसामर और अहिंसा। तो इसमें सही आंसर है गोसामर एक रेशम। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का ना जो मकड़ियों का जाल होता है वो कभी कभी इस तरह का, कई सारी मकड़ियां छोड़ दी जाए तो ऐसे लंबा सा जाल भी वो क्रिएट कर देती है, और इसी को ही कलेक्ट करके फिर रेशम बनाया जाता है, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये बताइए, इसमें एक रेशम का नाम आया है मूंगा रेशम, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि मूंगा रेशम में अग्रणी है? बहुत सारी साड़ी फेमस है, मूंगा सिल्क साड़ी। तो ये बताइए कौन से स्टेट की है मूंगा सिल्क साड़ी? रेशम भी, सिल्क भी कई तरह का होता है, अलग अलग स्टेट में रेशम के अलग अलग नाम है इंडिया में। ऐसा नहीं कि सभी रेशम सिल्क एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। साउथ में जो रेशम है, साउथ सिल्क जिसको बोलते हैं, वो अलग है, ठीक है, दूसरे स्टेट का रेशम अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? ठीक है, तो इंसेक्ट से क्या चीज प्राप्त नहीं होती? तो रेशम, रेशम तो हमें पता ही है कि शहतूत के ऊपर कीड़े को छोड़ा जाता है तो वो रेशम उत्पादन करता है। तो इसमें है कि नहीं होता, तो ये तो कटी हो गया आंसर। लाख का भी कीड़ा होता है, ठीक है, लाख की जो चूड़ियां बनती है तो वो क्या करता है, जो पेड़ के ऊपर कीड़े को छोड़ दिया जाता है और फिर वो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें से लाख प्रोड्यूस करता है और लाख को गर्म करके फिर उसमें कलर वलर मिला के चूड़ियां बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाख भी नहीं हो गया। शहद पता ही है मधुमक्खी करती है, मधुमक्खी क्या है, मक्खी क्या होती है, इंसेक्ट होती है, अभी हमने देखा। तो मोती, ठीक है, मोती किससे मिलता है? ये पर्ल ऑयस्टर होता है, ठीक है, उससे मिलता है। ये साइड में फोटो है पर्ल ऑयस्टर का, ठीक है। पर्ल ऑयस्टर नहीं है एक्चुअली, उसके सिर्फ कवच का फोटो है। तो इसके अंदर जंतु भी रहता है और उसमें उसकी स्किन के अंदर, मतलब मांस के अंदर घुसे हुए से ये पर्ल रहते हैं बहुत सारे। फिर क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। रक्त कौन चूसती है? केवल मादा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, और इस पर कोई जोक नहीं बनाइएगा। नेक्स्ट है, मादा पौधों का रस चूसती है, तो ये गलत है, ठीक है, वो तो खून चूसती है ना, तो रक्त नहीं, वो पौधों का रस नहीं चूसती। फिर है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। तो क्योंकि मादा रक्त को चूसेगी, उसे स्किन के अंदर डालना पड़ेगा, है ना, अपने डैनों को, तो उसके बड़े होते हैं, ठीक है, चूसने के लिए। और नर की अपेक्षा मादा के डैने, हाँ ये गलत है, 4 गलत है, सॉरी, ये गलत हो गया। मादा की अपेक्षा नर के डैने नहीं बड़े, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो गया? इसमें आंसर हो गया केवल 2 और 5, ठीक है। तो जो मादा होती है वो रक्त चूसती है, और रक्त चूसेगी ह्यूमन, मतलब स्किन के अंदर उसे घुसाने पड़ेंगे तो उसके डैने बड़े होते हैं। और जो नर होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो, वो फूलों का रस चूसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तान में आवास करने वाले, जब भी रेगिस्तान की बात हो ना, एक चीज याद रखिएगा, उसमें 0 लगा हुआ होगा, चाहे पेड़ हो तो क्या बन जाएंगे, वो पेड़ बन जाते हैं ज़ीरोफाइट, ठीक है, ज़ीरोफाइट। और जानवर क्या बन जाते हैं? ज़ीरो कोल, ठीक है, या मरुद्भिद। आप नाम से भी देख सकते हैं, बिल बनाने वाले जानवर रेगिस्तान में, जरूरी थोड़ी ना बिल बनाता है वो रेगिस्तान में ही रहे,
वृक्षवासी, वृक्ष तो होते ही नहीं है रेगिस्तान में, तो वो तो कहलाएंगे नहीं, तो ये तो कॉमन सेंस से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। स्थलीय भी नहीं, ठीक है, स्थलीय तो कहीं पे भी स्थल में रह सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल अगर कॉमन सेंस से भी यूज करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या आंसर है? मरुद्भिद, ठीक है, मरु का मतलब भी होता है रेगिस्तान, मरुद्भिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो देखिए ये स्पेशलिटी होती है, ऐसे भी जानवर हैं दुनिया में जो कि अपने लाइफ में पानी नहीं पिएंगे और फिर भी वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो बेस्ट वो है एग्जाम्पल वो है कंगारू चूहा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कंगारू चूहा क्या करता है? ये सॉलिड यूरिन करता है, ठीक है। और इसमें क्या मैकेनिज्म होता है कि इसको जो अपना खाना खाता है वो सूखे बीजों से खाता है, ठीक है, और उसे तरल की कोई पानी की कोई जरूरत नहीं रहती, बल्कि जो वो बीज खाता है ना उसमें जो फैट होती है उस फैट को ही वो पानी में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसके बॉडी को जितना पानी चाहिए वो उसे फैट से मिल जाता है, ठीक है। तो बीज से वसा को पानी में बदलकर पूरी तरह से जीवित रह सकते हैं, ये याद रखिएगा। कौन है? कंगारू चूहा, ठीक। फिर क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। तो आप ये देखिएगा जो सांप होते हैं ना उनके ये जो ऊपर के दांत होते हैं ये होते हैं जहरीले दांत, ठीक। तो जो वो सपेरे होते हैं ना बीन बजाने वाले, डांस दिखाते हैं सांप का, वो क्या करते हैं कि वो इनके ऊपर के दांतों को हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर वो जैसे सांप इधर उधर भाग भी गया और उसने काट भी लिया तो वो विषैले दांत तो है ही नहीं उनके, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? मैक्सिला टीथ, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा आप, इंग्लिश में भी मैंने इसलिए लगा दिया था क्वेश्चन, मैक्सिलरी टीथ बोलते हैं, जंबिका दंत, ठीक। हिंदी में जंबिका दंत और इंग्लिश में मैक्सिलरी टीथ होते हैं जिनमें कि वेनम होता है, जहर होता है। फिर आते हैं, अब तक हमने कितने पढ़ लिए? अलग अलग तरह के, मोनेरा किंगडम पढ़ लिया, पक्षी पढ़ लिए, इंसेक्ट पढ़ लिए, ठीक है, और ये बहुकशोरी की भी पढ़ लिए। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, ठीक है। सारे एनिमल हमने एनिमल से रिलेटेड कवर करे थे। अब आता है प्लांट, पौधों से रिलेटेड, ठीक है। तो पौधों में क्या क्या है? तो पौधों में जो आयोग का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन रहा है जिससे 3-4 बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, वो नाम है घटपर्णी पौधा, ठीक है, याद रखिएगा। घटपर्णी, घटपर्णी में 2 वर्ड है, घट मतलब घड़ा और पर्णी मतलब पत्ते, ठीक है। तो ऐसा पेड़ होता है जो अपने पत्तों को घड़े का शेप दे देता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? घटपर्णी बोलते हैं। इस तरह के पौधे होते हैं ये, ठीक है, हवा में यूं लटके हैं ये, पत्तों के घड़े से बने हुए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिचर प्लांट, याद रखिएगा, पिचर, पिचर, पिचर को इंग्लिश में घड़े को पिचर बोलते हैं ना, तो पिचर प्लांट हो गया ये। और नेपेथिन्स, ठीक है, नेपेथिन्स, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो तीनों ही नाम, घटपर्णी, पिचर प्लांट, नेपेथिन्स, तीनों नाम याद रखिएगा, एक ही चीज के हैं। अच्छा, अब इनकी 4-5 क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज भी आप अच्छी तरह याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी क्वालिटीज है? एक तो ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है, खुद से बना लेते हैं। फिर कीट भक्षी है ये पौधा, ठीक है, ये कीड़ों को खाता है, ठीक। पिचर ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, मिट्टी ऐसी में उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? कीड़ों को खा लेता है, ठीक है, कीटों को फंसा लेता है, ठीक है। तो पिचर प्लांट, ठीक है, इंसेक्ट ईटर। अब देखिए कितनी बार इससे क्वेश्चन आया है, कितने क्वेश्चन में यूज हुआ है ये। निम्नलिखित में कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? कौन सा सही रूप में? घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी। तो सबसे पहला ही पॉइंट देखा था कि ये खुद भोजन करता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन था? ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ठीक है, परजीवी नहीं है, ये स्वजीवी है, ठीक है। तो यहाँ पे परजीवी है तो ये गलत हो गया, और यहीं पे सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो आंसर डी हो गया, ठीक है। तो इधर देखिए एक्सप्लेनेशन भी है, ये प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जिसकी पूर्ति कीटों को पचाकर, हाँ ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर नहीं है आ गया, तो इसमें क्या है? ये देखिए फिर से घटपर्णी आ गया, और जलोदभिद। तो जलोदभिद क्या होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स, जो जल में रहते हैं। तो जल में तो ये नहीं रहता, ये तो ऊपर हवा में लटका लो, इसको घर में भी लाके लटका सकते हो, ठीक है। तो ये डी होता है इसका आंसर, ठीक है। सिर्फ कीड़ों को फंसाता है, ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो घर में भी हम इसे लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? ठीक है, तो नेपेथिन्स, अभी देखे थे ना 3 नाम, पिचर प्लांट,
घटपर्णी या नेपेथिन्स, तीनों एक ही नाम है, तो नेपेथिन्स हो गया इसका, ठीक है, डी आंसर हो गया इसका। फिर है नेपेथिन्स खासियाना या घटपर्णीय नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। अच्छा, अब ये पाया कहाँ पे जाता है? ये पाया जाता है मेघालय में, ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, कौन से स्टेट में? मेघालय, ठीक है। और मेघालय क्या है? इंडिया में 7 सिस्टर्स स्टेट में एक स्टेट है। अच्छा, मुझे मेघालय की कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताइए, मेघालय की कौन सी कैपिटल है? अब देखिए, अब आता है, अभी हम कौन सा पढ़े? पादप जगत पढ़ रहे हैं ना, तो अब आ जाते हैं फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स क्या होते हैं? तो फ्रूट्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक इस तरह से फ्रूट्स को भी डिवाइड किया जैसे आपने मछलियों को देखा था, और तो इस तरह से फ्रूट्स को भी डिवाइड किया गया है, ये आप देखिए, ठीक है। तो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, मल्टीपल कॉम्पोजिट फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट, ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे आपको वर्गीकरण का महत्व पता चले कि किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। इतना डिटेल नहीं आता, जो डिटेल में आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं उनका डिटेल मैंने ऑलरेडी दे दिया है स्लाइड्स में, ठीक है। तो जस्ट ओवरव्यू ले लीजिए कि इस तरह से इतने सारे कैटेगरी में फ्रूट्स दिया। में तो लगता है सारे फल एक ही जैसे हैं, पर वैज्ञानिकों को ऐसा नहीं लगता, वैज्ञानिक इसे कई तरह से वर्गीकृत कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें से इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से, वो है ड्रूप, ठीक है। तो ड्रूप क्या होते हैं? ए ड्रूप इज अ फ्लैशी फ्रूट विथ थिन स्किन एंड अ सेंट्रल स्टोन कंटेनिंग द सीड, ठीक है। तो अंदर एक बीज रहेगा और चारों तरफ उनके मोटा सा गूदा रहेगा, उनको क्या बोलते हैं? ड्रूप बोलते हैं। कौन कौन होते हैं? जैसे चेरी हो गया, लीची हो गई, ठीक है, या आलू बुखारा आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये फ्लैशी फ्रूट है, सॉरी ड्रूप फ्रूट है, ठीक है, फ्लैश विद सीड। फिर है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह है, तो कौन सा है वो? डूप, ठीक है, डूप है। तो याद रख लीजिएगा इसे। देखिए, बायोलॉजी ज्यादातर याद रखने वाली ही चीज है, ठीक है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, और जितने लॉजिक का था वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि किस तरह से इनको, मतलब ये अगर लीची को ड्रूप बोला गया है तो वो कौन से लॉजिक से बोला गया है। तो इसके लिए मैंने आपको चार्ट भी दिखाया कि इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, और इसी चार्ट के बेसिस पे लीची को किस में रखा गया है? ड्रूप की कैटेगरी में। जितने भी फ्रूट्स में कैटेगराइज किया गया उन सभी की अपनी कुछ विशेषता होती है, ठीक है, कुछ खासियत होती है जिनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जरूर आप अच्छे से देख लीजिएगा कि हम जो खाते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट, वो पेड़ के कौन से भाग से मिलते हैं, कौन सी जड़ होती है, कौन सा पत्ता होता है, कौन सा फूल होता है, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ जैसे पत्तों में तो क्या आ गया? ये पालक आ गया, स्पिनैच आ गया, ठीक है, या जो कैबेज, वो कैबेज नहीं, ब्रोकली, ठीक है, नहीं ब्रोकली नहीं, सॉरी, ये जैसे हम साग खाते हैं, सरसों का साग, बथुए का साग, मेथी का साग, तो ये सब क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, ठीक है। फिर फल का कौन से होते हैं? तो बैंगन हो गया, तोरी हो गई, टमाटर हो गए, ठीक है, और ये क्या होते हैं? कद्दू हो गया, मिर्च हो गई, शिमला मिर्च, ये सभी किस में आते हैं? फल में आते हैं। फली पॉट्स में क्या क्या आते हैं? पॉट्स में जो बीन्स होती हैं, ठीक है, वो पॉट्स में आते हैं, जैसे मटर की फली हो गई, ठीक है, गंवार की फली हो गई, या फ्रेंच बीन्स हो गई। भिंडी भी इवन पॉड में आती है, भिंडी को आप फल में मत डाल दीजिएगा, भिंडी भी किस में आती है? पॉट्स में आती है, ठीक है, यानी फलियों में आती है। फिर फूल खाते हैं तो ब्रोकली हो गई और गोभी हो गई, ठीक है, कॉलीफ्लावर। उसके बाद क्या होता है? बीज, ठीक है, तो बीज पता ही है कि दालें जो होती हैं, ठीक है, दालें या मटर के बीज जो होते हैं वो इसमें आते हैं, पीले मटर वगैरह। फिर जड़ें क्या क्या होती हैं? क्या बोलते हैं? गाजर, मूली, ठीक है, शलजम, ये सब क्या होती है? ये जड़ें होती है, गाजर, मूली, शलजम, 3 में याद रखिएगा आप। उसके बाद चुकंदर भी, हाँ, चुकंदर भी होती है जड़। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2 चीजें, एक तो है रिजोम्स जिसे बोलते हैं प्रकंद, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हल्दी और अदरक, दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। अगर किसी ने कच्ची हल्दी देखी हो, सर्दियों के टाइम पे सब्जी के ठेलों पे कच्ची हल्दी बिकती है, ठीक है, बिल्कुल अदरक की जैसी लगती है अगर बाहर से देखो, पर काटने पे वो अंदर से येलो कलर की फिर दिखाई देगी।
ये दोनों क्या होती है, ये होती है प्रकंद, या जिसे रिजोम कैटेगरी में रखा गया है, तो याद रखिएगा ये। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट जो है वो होती हैं प्रकंद, या जिसे बोलते हैं रूपांतरित जड़ें, ठीक है, ये याद रखिए, सॉरी हाँ ट्यूबर, ठीक है, हिंदी में कंद, इंग्लिश में ट्यूबर, और क्या होती हैं ये रूपांतरित जड़ें होती हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आलू और शकरकंद होता है, दो चीज याद रखिएगा, ठीक है। शकरकंद में क्या होता है, स्वीट पोटैटो ही तो बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो एक तरह का आलू ही होता है शकरकंद, और क्या होता है ये ट्यूबर होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप, आलू हो गई, ये हो गई अरबी भी, ठीक है। फिर आते हैं बल्ब्स, तो जैसे हरे पत्ते, पत्ते के ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, वो बल्ब्स में आता है, ठीक है। प्याज, प्याज और लहसुन, कलियां, ठीक है, उनकी कली खिल जाती है ना, एक एक हम अलग अलग कर देते हैं उनके पत्ते पत्ते, इस तरह से उसको यूज करते हैं। फिर स्टेम्स आती है, तना, ठीक है। तो तने में जो मेन है याद रखने वाला वो है गन्ना, एक तो, ठीक, गन्ना याद रखिएगा, गन्ने का हम तना खाते हैं। फिर है क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो किससे हल्दी प्राप्त होती है, हल्दी तने से प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो आप प्रकंद देख रहे थे ना, ये प्रकंद भी एक तरह का तने के कैटेगरी में ही आता है, ठीक, ये याद रखिएगा, प्रकंद रिजोम इज अ टाइप ऑफ स्टेम। फिर है हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, ठीक है, जिसे कहते हैं, तो भूमिगत तना होता है रिजोम, ठीक, किसे क्या कहते हैं, ट्यूबर, सॉरी राइजोम बोलते हैं, ट्यूबर तो क्या होते थे, आलू होते थे, शकरकंद होते थे, ठीक। फिर है निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, तो रूपांतरित जड़ कौन सी हमने देखी थी, शकरकंद, आलू, ठीक है, ये सब क्या है, रूपांतरित जड़ें हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तना नहीं है, तना नहीं है तो क्या होती है, मॉडिफाइड रूट्स है, ठीक है। गन्ना, आलू, अदरक, ये सब क्या है, तना है, ठीक है, और शकरकंद क्या है, मॉडिफाइड रूट्स हो गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये भी देखिए ना, एक तरह से विवादित ही क्वेश्चन में, क्योंकि आलू और शकरकंद भी सेम कैटेगरी में होती है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो आंसर होने की संभावना है, ठीक है। पर आयोग ने क्या दिया है, इसका आंसर जो दिया है वो क्या दिया है, डी दिया है, शकरकंद। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है, ठीक है, कौन सा, फिर से वही आ गया, तना कौन सा है, तो अदरक क्या है, भूमिगत तना होता है, ठीक है, अदरक और हल्दी भूमिगत तने के उदाहरण है। फिर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो आलू, ठीक है, आलू मूल नहीं होता, आलू क्या होता है, ट्यूबर होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, अच्छा ये भी एक कैटेगरी होती है, ठीक है, याद रखने लर्न करने की चीज है, ये लर्न कर लीजिएगा। पौधों और कवक के बीच की सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं, माइक्रोराइजा बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोराइजा क्या होती है, प्लांट एंड फंगी के बीच जो आते हैं सहजीवी संबंध, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, माइक्रोराइजा, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, इसका हो गया सी हो गया, कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध का मतलब दोनों को जीने के लिए एक दूसरे का सहारा चाहिए, इसको बोलते हैं सहजीवी, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंड, पहला दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा पहले से डिपेंडेंट है, वो हो गया सहजीवी। फिर है लौंग, और लौंग है, लौंग क्या है, तो लौंग होती हैं बंद कलियां, ठीक है, ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये देखिए हर लौंग का पेड़ है और इस पर ये कलियां लगी हुई हैं लौंग की, ठीक है, और इसी को सुखाकर क्या है, वो फिर काले रंग की हो जाती है, जिसे हम मसाले की तरह यूज करते हैं लौंग को। तो क्या होती हैं, ये कलियां होती हैं, ठीक है, बंद कलियां, या अगर सूखे फूल भी आ जाएं तो वो भी आंसर होता है, कभी कभी सूखे फूल भी दे देते हैं इसके आंसर में। फिर है निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केसर सुमेलित नहीं है,
केसर जो होता है सेफ्रॉन, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है फ्लावर का पार्ट, ठीक है। तो आप ऐसे भी अगर आपने मतलब केसर को ध्यान में रखिए, रेशे रेशे होते हैं ना केसर के, तो वो रेशे कहाँ पे पाए जाते हैं, वो फूलों के बीच में पाए जाते हैं रेशे, ठीक है। अगर आपने कभी वो देखा होगा गेंदे का फूल तोड़ के देखिए तो उसके अंदर भी रेशे जैसे रहते हैं। तो अगर नहीं भी आंसर आए, किसी चीज का नहीं भी पता हो एग्जाम में, तो आप कॉमन सेंस से एक बार याद करने की कोशिश करिए कि देखने में कैसा लगता है और इसका आंसर क्या हो सकता है। अच्छा, अब ये मेरे नोट्स थे, ठीक है, जिनका मैंने फोटो डाल दिया है इस पीपीटी में। तो इनको आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है कि किसी भी पेड़ में रंग का क्या कारण होता है, महक का क्या कारण होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे किसकी लिस्ट है ये, फल व सब्जी में रंग व तीखेपन के कारणों की लिस्ट है, ठीक है। तो मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है, कैप्सेसिन होता है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, तीखापन तो कैप्सेसिन, ठीक है। तो इसे कैसे याद कर लेंगे कि तीखा खाने के बाद क्या होता है, मिर्च आंसू आ जाते हैं ना हमारी आंखों से, तो क्या होता है, हमें सीन देखने में दिक्कत होने लगती है, तो सीन में दिक्कत होने लगती है, सीन बिगड़ जाते हैं फिर सामने के। तो तीखापन तो सीन से हो गया, और लाल रंग कैप्सेसिन से हो गया, ठीक है। लाल रंग किससे हो गया, थिन से, और तीखापन सीन से, ठीक है। फिर प्याज में पीला रंग, ये क्यूरेस्टिन की वजह से। खीरे में कड़वाहट, कुकुरबिटासिन, ठीक है, कड़वा कुकर, तो इससे याद रख लीजिएगा। मूली में तीखापन तो आइसोसाइनेट से, ठीक है। तो मूली का तीखापन, तो मूली के अंदर अगर आप मूली के स्लाइस गोल गोल काट के हम सलाद खाते हैं ना मूली का, उसमें अगर ब्लैक डॉट लगा देंगे तो आई बन जाएगी उससे, तो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेट, इस तरह से याद कर लीजिएगा। फिर है लहसुन में गंध, एलाइसिन, ठीक। फिर है पपीते का रंग, कैरिका जेंथिन। अब देखिए पीला रंग कैसे याद करेंगे, करी का रंग, ठीक है, कैरिका, कैरी क्या, करी, करी मतलब सब्जी, तो सब्जी कैसी होती है, येलो कलर की सब्जी होती है ना, तो कैरिका जेंथिन, ठीक है। तो पीले रंग का कारण पपीते के कैरिका जेंथिन। चुकंदर में लाल रंग तो बीटा साइनेसिस, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध का सफेद रंग, केसिन, ठीक है, केसिन। तो किसान जो होते हैं वो कैसे मतलब पुराने जो किसान के फोटो हम देखते थे वो कैसे होते, सफेद रंग का धोती कुर्ता पहनते थे ना, तो सफेद, केसिन, किसान, सफेद रंग, ठीक है। दूध में पीलापन कैरोटीन की वजह से, ये याद रखिएगा, कैरोटीन, पीलापन। लहसुन में पीलापन भी कैरोटीन की वजह से, ठीक। फिर है प्याज में लाल, एंथोसाइनिन। गाजर में लाल, एंथोसाइनिन। गाजर का पीला, कैरोटीन। तो देखिए कैरोटीन 3 में आ गया, लहसुन, दूध और गाजर में पीला, ठीक है। तो तीनों कैरोटीन की वजह से। अब ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, सेम चीज पाई जाती है लहसुन और प्याज में तीखेपन के लिए, वो क्या होते हैं, सल्फाइड होते हैं, ठीक है। सल्फेट, सल्फर से बने हुए सल्फर के यौगिक होते हैं, दोनों के सेम नाम है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, दोनों ही लहसुन और प्याज में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हल्दी का पीला रंग, तो कुरकुमीन। तो हल्दी देखिए कैसी होती है, जब सूखी हल्दी हम लाते हैं तो कड़क सी होती है ना वो, तो कुरकुमीन, इससे याद रखिए, कड़क हल्दी, तो हल्दी का पीलापन कुरकुमीन। करेले में कड़वाहट, मरमोडिकोसाइड, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। तो जो मर्म होते हैं ना हमारे, बोलते हैं ना मर्म पे दुखते, मर्म पे रगों पे हाथ मत रखो, मर्म मतलब घाव, ठीक है। तो घाव क्या होते हैं, कड़वापन लेकर आते हैं, तो मर्मों को करेले का कड़वापन। टमाटर में लाल रंग, लाइकोपीन, ठीक है, ये याद रखिएगा। आंवले में कसैलापन, टैनिन, ठीक है। चलिए, फिर है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, क्वेश्चन आया है 2008 में, क्या कारण है, तो हमने देखा सल्फाइड करके था, तो सल्फर के यौगिक इसका कारण थे, ठीक है। लहसुन में और प्याज में भी सेम ही चीज थी। फिर है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, क्या निष्कासित करते हैं, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, एमिनो अम्ल और कार्बोनिक तो होंगे नहीं, सल्फाइड हमने देखा था, सल्फोनिक और सल्फेनिक दो दे रखे हैं, तो इसमें भी आप याद कर लीजिएगा कि सल्फेनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो फेनिक, फेनिक ना कि फोनिक, फोन नहीं, फेनिक। फिर है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण, तो मिर्च की तीक्ष्णता क्या होता है,
मिर्च खाने से आंसू आते हैं और हमें देखने में दिक्कत होती है, तो कैप्सेसिन, ठीक है, तो बी आंसर हो गया इसका। फिर है क्वेश्चन, शहतूत का फल है। अब फिर से वही कैटेगराइज वाली बात, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में शहतूत का फल आ रहा है। तो इस कैटेगरी का नाम होता है, फलों में कैटेगरी होती है सोरोसिस, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे, और बाकी भी सोरोसिस ग्रुप के, कटहल होता है, अनानास होता है और शहतूत होता है। कौन से ग्रुप में? सोरोसिस, ठीक। तो ये हो गया सोरोसिस। तो सेम तरह का ही टेक्सचर होता है इनका ऊपर का, या इसे कॉम्पोजिट फ्रूट भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या होता है सोरोसिस का? कॉम्पोजिट फ्रूट होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन तने पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो तने का सन, जूट और पटसन, ठीक है। तो जूट जो होती है ना, रस्सी बनती है, वो तने से मिलती है, तनों में रेशे रहते हैं, और वही तीनों एक ही सिनोनिम है। ये सन की भी रस्सी होती है, जूट की भी और पटसन भी, सेम तीनों चीजें एक ही हैं। क्या नहीं बना होता है तने का? कपास का फूल होता है। तो ये देखिए इस तरह का फूल है ये कपास का, ठीक है, ये येलो कलर का फूल है, और इस तरह से इस पर फिर रुई आ जाती है। तो आंसर इसका हो गया डी। फिर है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन एक तरह के फैबेसी कुल के पौधों में पाई जाती है, जैसे कि सोयाबीन में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, ठीक है। लेग्यूम्स दालें होती है ना एक तरह की, तो उस तरह की दालों में पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन, ठीक। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? अब मनुष्यों ने भी प्रयोगशालाओं में अनाज को बनाया है, ठीक है। वैसे गेहूं और जो बाकी चावल वगैरह प्राकृतिक होते हैं, पर कभी कभी उनकी संकर प्रजाति भी मनुष्य डेवलप करते हैं। उन्हीं में से एक है ट्रिटिकेल, ठीक है। ट्रिटिकेल क्या बना है? जर्मनी की प्रयोगशालाओं में विकसित किया गया था 19वीं शताब्दी में। ये कैसे बनाया गया? ये गेहूं और राई को मिक्स करके, संकर करके, ठीक है, मिक्स्ड प्रजाति बनाई गई है। तो इनमें से कौन सा अनाज मानव निर्मित हो गया? वो हो गया ट्रिटिकेल अनाज, ठीक। ये नाम याद रख लीजिएगा आप। फिर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। तो ठीक है, जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनके जड़ काफी लंबी तक होती हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए मरुस्थलों में, डेजर्ट में हम सभी को पता है कि पानी की कमी होती है, ठीक है। तो उनकी जड़ें क्या होती है? पौधों की जड़ें ना पानी को ढूंढते ढूंढते नीचे तक चली जाती हैं। तो वो पानी की खोज में लंबी होती है, ना कि हाई टेम्परेचर की वजह से। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, और ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, कि जड़ तो लंबी है लेकिन पानी की खोज में लंबी है वो। फिर है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते। अब देखिए मरुभूमि के जब भी बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो क्या आती है? कैक्टस का। और कैक्टस को देखा होगा आपने, तो उसकी क्या आती है? ऊपर तो कटीले होते हैं, कांटे, लेकिन उसकी पत्तियां जो होती है वो मोटी मोटी होती है, काफी गूदेदार होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये फोटो देखिए, कई तरह के कैक्टस की फोटो है। ये सभी कैक्टस जो है मेनली मरुभूमि में, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो फ्लैशी रहती है, मांसल रहती है, ठीक है। तो क्या हो गया? इसकी पादप मांसल होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, और ये क्यों रहती है? क्योंकि उनके पानी की अवेलेबिलिटी रहती नहीं है, ठीक है। तो कम पानी की वजह से उनका वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इसकी स्किन पर कांटे होते हैं और पत्तियां मांसल होती हैं, जिससे कि इनकी आपूर्ति बनी रहे। फिर है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्न से के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? जड़ों के बाल से करते हैं, ठीक है। तो जो रूट्स जाती है ना जमीन के अंदर, उसमें जो हेयरी, मतलब मेन रूट में भी कई छोटी छोटी बाल जैसे रूट्स निकली रहती हैं, तो उससे वो पानी को खींचते हैं जमीन के अंदर से। फिर है पौधों के प्रकार। अब ये नाम 3-4-5 नाम है, ये आप याद करके देखिए। जब भी जीरो है तो जीरो कहाँ है? डेजर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो कैक्टस, एलोए, पाइनएप्पल, ये सब क्या है? जीरोफाइटिक प्लांट है। इनके नाम याद रख लीजिएगा। हाइड्रोफाइट प्लांट को होते हैं एक्वाटिक प्लांट। हाइड्रो से ही, हाइड्रो पानी के रिस्पेक्ट में यूज होता है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट प्लांट। हेलोफाइट होते हैं जो नमकीन जल में मिलते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर प्लांट, ठीक है। तो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, ठीक, समुद्री पौधे जिनको बोलते हैं। फिर होते हैं एपिफाइट।
plant that grows on the surface of plant and derives its moisture and nutrients from the air, rain, water or from the debris accumulated around. जैसे कि ऑर्किड, तो वो क्या होते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं, ठीक है, इस तरह से ऑर्किड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, तो हाइड्रोफाइट, हाइड्रो में क्या है, जलीय, ठीक है, तो समुद्री जानवर, पौधीय रोग, जड़ रहित पौधे या जलीय पौधे, तो जलीय पौधे, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमेल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृणभक्षी, तिनके खाने वाले को गौण उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। जो परोपजीवी होता है वो उपभोक्ता होता है, और स्वजीवी उत्पादक होता है, ठीक है, जो खुद से ही अपना भोजन प्रोड्यूस कर ले, मृतोपजीवी विबंधक, और तृणभक्षी गौण उत्पादक, ठीक। फिर है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि, अच्छा ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन ना हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो कि सेम क्वेश्चन फिजिक्स में भी आया था कि क्यों रहती है, इसलिए रहती है क्योंकि बर्फ जो होती है वो ऊपर की सरफेस पे तो जम जाती है, पर अंदर उसके फिर भी पानी बना रहता है, ठीक है, तो तटों के निकट पानी नहीं जमता, ठीक है, तलों के निकट पानी नहीं जमता, अंदर की साइड पानी नहीं जमता। तो जैसे ये कोई लेक है, ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर तो आइस फॉर्मेशन हो जाएगा, पर इसके नीचे फिर भी पानी रहेगा, और यही पानी में वो तैरकर जीवित रह लेते हैं। तो ये हो गया सी। फिर क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का क्या कारण है, तो लाली का क्या कारण है, तो देखिए लाइकोपीन किस में था, टमाटर में था, ठीक है, कैरोटीन किस में था, कैरोटीन इसमें था, पीलेपन का कारण था, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, एंथोसाइनिन, ठीक, ये याद रखिएगा, सेब में एंथोसाइनिन की वजह से लाल रंग होता है। अब नेक्स्ट आते हैं कवक या फंगी जिसको बोलते हैं, ठीक है, फंगी क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, फंगी होते हैं, कवक तंतुमयी है लेकिन यीस्ट जो एक कोशिका है इसका आवाज है, ठीक है, अपवाद है, ठीक है, तो इनमें से कवक में यीस्ट जो होता है वो तो सिंगल सेलुलर होता है, ठीक है, एक कोशिका का होता है, यूनिसेलुलर, और बाकी क्या होते हैं, तंतुमयी होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर। जो इसका अपवाद है, ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा कवक के, तो जो मशरूम्स होते हैं वो कवक की श्रेणी में आते हैं, ट्रफल मशरूम, ठीक है, मेंत्यो मशरूम ही है सारे, और यीस्ट भी जो होता है वो कवक होता है, लेकिन यीस्ट क्या होता है, एक कोशिकी होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। पपीते में पीले रंग का कारण है, तो पपीते का रंग पीला, और पीला किसका रंग, सब्जी का, करी का, ठीक है, तो कैरिका जैंथिन हो गया, तो सी आंसर हो गया इसका, कैरिका जैंथिन। फिर हो गया खमीर एक उदाहरण है, तो खमीर क्यों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यीस्ट बोलते हैं, ठीक है, यीस्ट, तो यीस्ट क्या था, कवक का उदाहरण था, अभी हमने देखा मशरूम और यीस्ट दोनों किसके हैं, कवक के हैं, और यीस्ट जो है वो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है, तो बी हो गया इसका आंसर। फिर है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, कैसे होता है मशरूम, कवक होता है। ये जो आयोग के लोग ना जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया होगा उनके घर में ये रसेदारी मशरूम बनता होगा, पर मशरूम सूखा भी बनता है। चलिए फिर है, कपास का प्रमुख घटक है, क्या घटक है कपास का, सेल्यूलोज होता है, ठीक है, तो सेल्यूलोज होगा इसका आंसर। उसके बाद उसके बाद आता है टॉपिक अफीम, ठीक है, अफीम। अब ये पता नहीं आयोग को क्यों इतना अफीम फेवरेट है कि बहुत बार इसके क्वेश्चन दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो पढ़िएगा, लास्ट टॉपिक है, बस पूरा लेक्चर देखते रहिएगा। अच्छा मुझे देखिए क्वेश्चन ये बताना है, दुनिया में ना ऐसे भी कंट्रीज है जो अफीम के जहाँ पर बहुत बहुचलन है, प्रचलन है अफीम का, खेत मतलब कंजम्पशन का जो बोल दीजिए, तो मुझे बताइए कौन से 3 कंट्री है जो कि ओपियम ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं, ओपियम ट्राइंगल है या ओपियम क्वाड्रिलेटरल है, एक बार देखिएगा, ठीक है, तो ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो ओपियम ट्राइंगल के अंदर आते हैं, ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल जो भी है सर्च कर लीजिएगा एक बार। तो अफीम क्या होता है, देखिए अफीम का ना इस तरह का पेड़ होता है, ठीक, ये उसका अफीम का फूल है, ठीक है, तो इसके जो बीच में आप देख रहे होंगे इससे क्या होता है ये अफीम का फूल हो गया। अब अफीम से हमें मिलता क्या क्या है, अफीम से एक तो हमें मिलता है पोस्ता दाना, ठीक है, जिसे खसखस भी बोलते हैं, ठीक है, पॉपी सीड या खसखस, ठीक है, खसखस कहाँ पे यूज होता है,
सब्जी बनाने के लिए मसालों में भी हम यूज करते हैं खसखस, ठीक है। लेकिन जो हम सब्जी के लिए यूज करते हैं वो कम मादकता वाला शायद रहता है, और हम उसका बहुत ही पिंच यूज करते हैं, सिर्फ एक चुटकी भर या थोड़ा सा यूज करते हैं। अच्छा, अफीम मिलता कैसे है? जो खाने वाला होता है ना, जो एडिक्शन मतलब वो क्या बोलते हैं, ड्रग जो होता है, वो क्या होता है, ये अफीम का जो फूल होता है, ठीक है। अफीम के फूल पर इस तरह से 5-6 चीरे लगा दिए जाते हैं। ये देखिए, आपने ऐसे ऐसे कट मार दिए जाते हैं ना इसके ऊपर, और फिर इसके अंदर से इसमें दूध भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो कच्चे जो अफीम के फल होते हैं उन पे चीरे लगाए जाते हैं, उनके अंदर से वाइट वाइट सा दूध निकल के आता है, ये ऊपर इस तरह से जमा हो जाता है, फिर ये दूध सूख जाता है, ठीक है, और ये इस तरह से ब्राउन हो जाता है। ये आप तीसरे वाले फोटो में देखिए, तो ये बना हुआ अफीम है। तो इस तरह से फिर इन फलों के ऊपर से इसको हटा लिया जाता है, और फिर इसका बाकी जो यूज है, दवाइयों में भी अफीम का यूज किया जाता है। तो दवाइयों में या जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए इसको यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है पापा सोमनीफेरम पोस्ता का पौधा, ठीक है। पापावर सोमनीफेरम, ठीक है। क्या करता है? अफीम पैदा करता है, ये मादक है। और इससे क्या और बनती है? अफीम से फर्दर कौन कौन सी चीजें बनती है? मॉर्फिन बनती है, कोडीन और हेरोइन, ठीक है। तो ये इससे बनती हैं। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें लिखी हैं अफीम के बारे में, ये सब 5-6 पॉइंट्स में आप लिख लीजिएगा चाहें तो, पर लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अफीम साइंटिफिक नेम तो ये है, ठीक है, लेकाइरा पापावेरियस। अब इसके दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ होता है, ठीक है, अफीम का जो ये है पेपेवर सोमनीफेरस, और इसके सेवन से मादकता आती है, ठीक है, मादकता आती है। और इसका सेवन करने वालों को अन्य बातों के अलावा तेज नींद आती है, ठीक है। तो मादकता आएगी तो तेज नींद आएगी। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज 12% तक मॉर्फिन रहता है, ठीक, मॉर्फिन 12% तक रहता है। और इसे फिर से प्रोसेस करके क्या बनाई जाती है? हेरोइन नामक दूसरा मादक द्रव्य तैयार किया जाता है, ठीक है। तो अगर रॉ लोगे तो सस्ता है, पर हेरोइन देखा होगा मूवीज में कि स्मगलिंग करी जाती है, वो बहुत महंगा होता है, ठीक है, और ड्रग के लिए वो यूज किया जाता है। और क्या किया जाता है कि अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में 3 से 5 तक चीरे लगाए जाते हैं, और दूध निकलने लगता है, फिर सूख जाता है, और यही गाढ़ा होकर अफीम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कौन कौन से आए हैं। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, नोस्कापिन होता क्या है। आपने देखा होगा कि जो दवाई खांसी वाली दवाई होती है, या सुना भी होगा कि कुछ कुछ लोग खांसी की दवाई को भी ड्रग की तरह यूज करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि खांसी की दवाइयों में अफीम का एक अवयव मिलाया जाता है जिसका नाम होता है नोस्कापिन, ठीक है। उस नोस्कापिन को खा के, अभी हमने देखा कि अफीम से क्या होती है? तेज नींद आती है। तो जब भी आपने देखा होगा कि आप कफ सिरप पीते हैं तो आपको ना आलस जैसा आने लगता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? वो नोस्कापिन की वजह से होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? अफीम से, ठीक है। तो पोस्ता पॉपी से, पोस्ता क्या था? पॉपी सीड्स देखे थे ना, वो भी अफीम का ही प्रोडक्ट था। तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है नोस्कापिन, ठीक है। और इसका दवा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सूखी और बिना बलगम वाली खांसी में किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कफ सिरप जो है वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे कोई कोई मेडिकल स्टोर वाले देते हैं। अगर आप ज्यादा कफ सिरप खरीदने जाओ ना, जैसे 10 कफ की बोतलें दो, तो मेडिकल स्टोर वाला उस पर ऑब्जेक्ट करेगा, 1-2 तो दे देता है कफ सिरप के लिए, क्योंकि ज्यादा का यूज लोग क्या करते हैं? ड्रग की तरह करते हैं। फिर होता है हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन किससे प्राप्त होती है? अभी हमने देखा किसका बाई प्रोडक्ट है हेरोइन? अफीम को प्रोसेस करके, तो अफीम के पोस्ता से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, पके के लेटे से, बिना पके। तो बिना पके के हरे हरे देखे थे ना हमने फूल, और जो क्या बोलते फल, उसमें चीरा लगाकर किया जाता है। तो सी आंसर हो गया। तो इसमें भी याद रखिएगा कि पके फल से नहीं, कच्चे फलों से, ठीक है। और अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो कौन सा है इसमें से? हेरोइन है मुख्य अवयव, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।